Good morning student. Today we will discuss lesson number 4 in civics and lesson number 4 is role of the state government health care, यानी कि राज्य सरकार की हेल्थ केयर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या भूमिका होती है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बात आती है ऐसी कि व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला हमारा टॉपिक है, आप पेज नंबर ओपन करो 278 पेज में आप जैसा देख रहे हो, पहला हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड सर्टेन गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग लॉ, यानी कि भारत का संविधान जो है वह राज्य और केंद्र सरकार को कुछ स्पेशल गाइडलाइंस तैयार करने के लिए कहा है। किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपुल, लोगों के बेटरमेंट के लिए। बेटरमेंट मतलब उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए, या फिर भी और उनके हित में जो भी काम हैं, जैसे शिक्षा की सुविधा, हेल्थ केयर की सुविधा, ये सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए कहा है, जिसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, कौन कौन से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं? टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब क्या होता है? जीविका के साधन की व्यवस्था करना। टू मेक ऑल मटेरियल रिसोर्स अवेलेबल टू द कॉमन पीपुल, प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं, यानी कि हमारे जो भी रिसोर्स हैं उनकी व्यवस्था करना। टू इंश्योर दैट बोथ मेन एंड वुमेन गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो भी हमारे महिला और पुरुष काम करते हैं समाज में, तो ऐसा देखा जाता है कि जब अगर वे लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उनके लिए समान काम के बदले समान पेमेंट की व्यवस्था करना। होता क्या है कि महिलाओं को लोग कम पैसा देते हैं। कम पैसा देने के पीछे रीजन ये होता है कि कहा जाता है कि वर्किंग इफिशियंसी जो होता है वो महिलाओं का कम होता है पुरुषों की अपेक्षा, इस वजह से वो लोग पे मानी जाती हैं। टू प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ फॉर वर्किंग वुमेन, जो महिलाएं हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं और जो महिलाएं माँ बनती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, तो उन्हें स्पेशल कुछ रिलीफ दिया जाता है, उन्हें छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपने बच्चे का उचित ढंग से कुछ दिन देखभाल कर सकें। टू प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करना। एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एंड इन्हांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द पीपुल, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की देखभाल करने का व्यवस्था जो होता है, ये जिम्मा राज्य सरकार का होता है। तो भारत में हेल्थ केयर की आप जानते हो कि फैसिलिटीज जो है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। इसलिए नहीं मानी जा सकती है क्योंकि हमारे यहाँ उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। अब हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे कि कौन कौन से इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो आपके बुक में बोल रहा है हेल्थ केयर इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट, यानी कि राज्य सरकार की भूमिका क्या होती है कि स्वास्थ्य के सुविधाओं में लोगों के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का ख्याल रखना। उस सुविधाओं में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, साफ स्वच्छ पानी, साफ सफाई की व्यवस्था, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये सारे हमारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं। गवर्नमेंट ने एनजीओ के थ्रू भी व्यवस्था कराई है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ऐड प्राप्त करती हैं, अनुदान प्राप्त करती हैं, गवर्नमेंट उन्हें पैसा देती है और पैसा देने के बाद क्या होता है कि वहां से वो रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर लोगों के न्यूट्रिशनल फूड डाइट के क्षेत्र में वो काम करती हैं। तो गवर्नमेंट का ये भी फर्ज होता है कि लोगों के बीच में हेल्थ के संबंधी अवेयरनेस प्रोवाइड करना। अवेयरनेस प्रोवाइड करना का मतलब कि ये होता है कि कैसे अपने आप को बेहतर रख सकें ताकि विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव हो सके। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, टीकाकरण अभियान समय समय पर गवर्नमेंट चलाती है। किस लिए चलाती है? ताकि बच्चों को या फिर जो भी लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार के डिजीज से रोकने के लिए। सैनिटेशन फैसिलिटी, साफ सफाई रखें, फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे काम जो होता है अवेयरनेस के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है रूरल एरिया में लोग जो हमारे रहते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, देखो बेटा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
एट एवरी विलेज देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, यानी कि गांव में क्या होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है। उसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर होते हैं, एक नर्स होती हैं और बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, ताकि वहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है तो व्यवस्था करती है गांव में पब्लिक हेल्थ सेंटर की, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग बोल सकते हैं, जहां पर डॉक्टर जो होते हैं वो रोगों का इलाज करते हैं। यानी कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में जाते हैं। वहां पर डॉक्टर उन्हें इलाज कर दवाई देते हैं या फिर वो उन्हें दवा लेने की उचित सलाह देते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि गांव में पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर होते हैं और शहरों में क्या होते हैं? शहरों में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा क्या होता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बड़े मात्रा में इलाज होता है। वहाँ पर अच्छी मशीनें होती हैं और भी सारी फैसिलिटीज होती हैं। हर सेक्टर के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट जो होती है वो प्रत्येक जिला में हॉस्पिटल की व्यवस्था करती है। देयर आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सिटीज एज वेल, सम ऑफ देम स्पेशलाइज इन पार्टिकुलर अलाइनमेंट सच एज कैंसर इन केस ऑफ सीरियस इलनेस। जब लोग ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, जब लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर से क्या होता है कि लोग उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनका उचित इलाज होता है। क्यों होता है? क्योंकि गांव में उतनी सारी अवेलेबिलिटी नहीं है। गांव में हमारे बहुत सारे मशीन अवेलेबल नहीं है, रोगों के जांच करने के लिए मशीनें नहीं हैं, या फिर उनका ब्लड टेस्ट करने के लिए, यूरिन टेस्ट करने के लिए जो भी जांच होता है, जो भी डॉक्टर जांच लिखते हैं, तो वो मशीन अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि उन्हें शहरों में किसी बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं कि गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ पर ट्रेन डॉक्टर होते हैं और वो ट्रेन डॉक्टर जो होते हैं वो रोगों का हमारा इलाज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को भी चला रखा है। जैसे आप देखते हो कि पल्स पोलियो अभियान गवर्नमेंट चलाती है। किस लिए चलाती है पल्स पोलियो अभियान? इसलिए चलाती है कि गवर्नमेंट ने ये ठान रखा है कि भारत से 2050 तक पोलियो के वायरस को हमेशा के लिए समाप्त कर देना है। पोलियो में आप देखते हो कि बच्चों का पैर जो होता है वो डैमेज हो जाता है और बच्चे हमारे जो होते हैं वो विकलांग, हैंडीकैप हो जाते हैं। तो बच्चों को जिनकी उम्र 5 से 7 वर्ष की होती है उन्हें पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, ताकि बच्चों से पोलियो का वायरस जो है वो समाप्त किया जा सके। इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं की अपॉइंटमेंट कर रखी है। अभी हमने आपको बताया कि इसमें आशा, जिसको हम लोग एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ वर्कर जो हमारी होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, ये हर घर में जाती हैं, वहाँ पर वो सर्वे करती हैं या फिर ड्रॉप पिलाने का काम करती हैं या फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वो सहयोग करती हैं। तो इनका वर्क फंक्शन जो होता है वो एक बहुत बड़े वाइटल रोल इनका होता है और ये अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाने का काम करती हैं। तो स्टार्टिंग में इसे 18 जिलों में भारत में लागू किया गया, जिसमें प्रमुख जिले थे राज्य थे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में इसे लागू किया गया। ड्रॉबैक्स क्या है हेल्थ केयर सिस्टम का? ड्रॉबैक सबसे बड़ा होता है हेल्थ केयर सिस्टम का कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा होता है वहाँ पर हमारे गाँव में वेल बेटर ट्रेन डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ट्रेन नर्सेज नहीं हो पाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि लोग क्वैक डॉक्टर या क्वैक नर्सेज के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग झोला छाप बोलते हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, मेडिकल की डिग्री या नर्सिंग का कोई डिग्री नहीं होता है, और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा वसूलते हैं और उनका गलत इलाज करने की वजह से प्रत्येक वर्ष भारत में बहुत सारी जानें चली जाती हैं। क्योंकि लोग जो होते हैं वो नीम हकीम के चक्कर में पड़ते हैं, क्वैक डॉक्टर के चक्कर में पड़ते हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं होती है। गवर्नमेंट जो होती है तो फंड अवेलेबल करवाती है, बट फंड जो होता है, पैसा जो गवर्नमेंट देती है डेवलपमेंट करने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए या फिर और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए या फिर मशीन्स को खरीदने के लिए, तो उस फंड का दुरुपयोग होता है। ढंग से लोग फंड मैनेज नहीं करते हैं, जिसके वजह से होता है कि फंडिंग जो होता है वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर में वो लैप्स कर जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद फंड की कमी भी होती है। अगर मान लो कोई हॉस्पिटल में मशीन खरीदना है या फिर बड़े बड़े मशीनरीज, वेल बेटर हमारे बेड खरीदने हैं, तो उन सारी सुविधाओं के लिए पैसा का अभाव होता है।
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमेशा बनी रहती है। मान लो कि गांव में पीएचसी हेल्थ सेंटर की स्थापना करनी है तो उसके लिए बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है। अब डॉक्टर कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, उसकी समस्या एक गंभीर समस्या बन जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पीपुल तो लंबे लंबे कतारों में खड़े होते हैं। मान लो कि शहरों में पीपुल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो अपना इलाज कराने के लिए लंबे लंबे कतारों में खड़े होते हैं। वहाँ की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। इस मायने में हम कह सकते हैं कि अच्छी नहीं होती है कि वहाँ पर गंदगी का अंबार होता है, लोग लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, वेल बेटर डॉक्टर का अभाव होता है और जो वहाँ के जो भी स्टाफ्स होते हैं वो उन लोगों के साथ वेल बेटर व्यवहार या फिर ढंग का ट्रीट नहीं करते हैं। एज ए रिजल्ट पीपुल हु कैन अफोर्ड प्रेफर टू अ प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर। हम कह सकते हैं कि जो लोग पैसा अफोर्ड करने का क्षमता रखते हैं वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे मूव कर जाते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि वहाँ पर उनका इलाज होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब इलाज होता है तो वो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी कहाँ आती है कि प्रत्येक लोगों का जो एफोर्डिंग मनी का जो कैपेसिटी होता है वो एक समान नहीं है। मान लो कि भारत, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति का इनकम लेवल जो है वो एक समान नहीं है। जिसके पास पैसा है वो लोग अपना तो इलाज करा लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है वो लोग अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही भरोसे चलते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लो प्राइस पर तो दवा अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जब महंगी दवाएं डॉक्टर लिखते हैं तो उन महंगी दवाओं को खरीदने के लिए उनके पास पैसा अवेलेबल नहीं हो पाता है। प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर जो होता है तो ये हमेशा क्या होता है, यहाँ पर महिलाएं जो होती हैं वहाँ पर इलाज करवाती हैं या फिर मेल न्यूट्रिशन की महिलाएं हमारे गांव में खास करके शिकार होती हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल डाइट उन्हें नहीं मिल पाता है। उचित हाइजीन, साफ सफाई का अभाव, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, इन सारे चीज़ों का अभाव होता है, जिसके वजह से हमेशा वो बीमार रहती हैं और महंगे अस्पतालों में वो अपना इलाज नहीं करा पाती हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी जो होता है वो मेल न्यूट्रिशन का हमेशा शिकार हो जाता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हमारी व्यवस्था है। मान लो कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है तो वो वहाँ पर जिनकी तबीयत खराब होती है वो लोग जाकर वहाँ भर्ती होते हैं, तो जो पैसा अफोर्ड करने का क्षमता रखते हैं वहाँ पर वे अपना इलाज करा लेते हैं। लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, मशीन का अभाव है, वेल ट्रेंड स्टाफ्स का अभाव है, तो वहाँ पर हम लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। बहुत बड़ी लंबी लाइन है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से लोग मूव कर जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हम कह सकते हैं कि भारत में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो अदर फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का अगला मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है उनका लैंड, यानी कि गांव में लोग मोस्टली पीपुल किस पर डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर। वी कैन से दैट कि मोस्टली पीपुल हु लिव और रेसाइड्स इन द रूरल एरिया आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर, यानी कि गांव में लोग खेती करते हैं और जब खेती करते हैं तो जब उन्हें अनाज बेचने की बारी आती है, जैसे धान होता है या फिर गेहूं होता है या फिर अनाज जो भी हमारे पैदा किसान भाई करते हैं, वो लोग एमएसपी प्राइस यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वे लोग अपने अनाज को नहीं बेच पाते हैं। जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उन्हें उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है और वे हमेशा ब्रोकर के शिकार बन जाते हैं, यानी कि बिचौलिए दलाल जो होते हैं उनके अनाज को होते हैं सस्ते भाव पर खरीद लेते हैं गाँव से और शहरों के मंडी में ले जाकर उन्हें महंगे भाव पर बेचते हैं। एजुकेशन, गवर्नमेंट का दूसरा मेन फंक्शन क्या है, बच्चों को शिक्षा देना। इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चलाया। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम पूरे भारत में चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया है कि स्कूल ओपन कर रखा है, खास करके रूरल एरिया, अर्बन एरिया में जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग प्राइवेट महंगे स्कूलों में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग फिर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को अपने पढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया। इसका क्या नारा था, सब पढ़ें सब बढ़ें। देखो आपके बुक में दे भी रहा है कि हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम का एज जो होता है वो 6 साल होता है। 6 साल में बच्चे एडमिशन वहाँ पर लेते हैं। देखो नीचे में एक स्लोगन दिया है, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब बढ़ें सब पढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें। चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी विद ऑल्सो बी एडमिटेड इन रेगुलर स्कूल, यानी कि बच्चे जो पैर से विकलांग हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो हकलाते हैं बच्चे,
तो उनका भी अधिकार है कि वो बच्चे स्कूल में समान रूप से जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये सब जो शिक्षा का अधिकार जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। द राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपुल इन इंडिया, यानी कि शिक्षा का अधिकार जो होता है, राइट ऑफ एजुकेशन, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत हमारा ये आता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में हमारी शिक्षा की जो भी व्यवस्था है, यानी कि वो गवर्नमेंट हमारी एफर्ट्स कर रही है, खास करके स्कूलों को स्थापित करने के लिए रूरल एरिया में, वहाँ पर आज भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, बेंच की सुविधा नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लैक बोर्ड, बिल्डिंग, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव आज भी बन रहा है, खास करके रूरल एरिया में। लेकिन गवर्नमेंट हमारी प्रयत्नशील है, किस मायने में? एजुकेशन के मायने में, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये होता है कि बच्चों को ढंग से, यानी कि स्कूलिंग जो उनकी होती है 1 to 5 क्लास तक लेकर बच्चों का बेसिक एजुकेशन जो होता है वो सही ढंग से उन्हें प्रदान किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट अपने टीचर्स की अपॉइंटमेंट करती है, उन्हें पेमेंट कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम जो होता है वो जिम्मेवारी जो होती है वो टीचर के जिम्मे होती है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, स्लोगन में आपका देख रहे हो कि यहाँ सर्व शिक्षा अभियान का ये नारा है, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब बढ़ें सब बढ़ें। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर एंड कर जाता है। इसके बाद आप देख रहे हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मैंने आपको समझाया कि स्पेशल गाइडलाइंस मेंट फॉर द गवर्नमेंट विच दे आर सपोज टू इम्प्लीमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर गवर्नेंस। नेक्स्ट में क्या है? लैंड रिफॉर्म्स है। लैंड रिफॉर्म्स में क्या है कि स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, यानी कि गवर्नमेंट जो हमारी होती है किसानों की जब स्थिति सुधारने का काम करती है तो वो हमारा लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत आता है। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, पीएससी हेल्थ सेंटर के बारे में आपको बताया। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में क्या है कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जब हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसको हम लोग पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के नाम से जानते हैं। ये अब यहाँ पर चैप्टर एंड कर जाता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आफ्टर ओपनिंग द स्कूल यू कैन कंसल्ट टू योर टीचर। इसके बाद आप इसको पेंसिल से बुक को अंडरलाइन करके पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करने के बाद इसके इंपॉर्टेंट जो भी लाइन्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट लाइन को आप लोग पढ़ोगे और पढ़ने के बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप टीचर से कंसल्ट करोगे। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या फिर राइट ट्रू फॉल्स है, मैच द कॉलम है। और इसको बनाने के बाद आप इसका क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर करोगे। क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको चैप्टर में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।